नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्री विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के इकाई 6 लघुगणक का जो भी बेसिक है उसको भी बताऊंगा और साथ में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लघुगणक किसे कहते हैं या लघुगणक की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, मान लीजिए तीन राशियां इस प्रकार से हों, जैसे मान लीजिए ए है और एक्स है एवं एन। मान लीजिए इस प्रकार संबंधित हों कि जो है ए की पावर एक्स बराबर एन हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए यानी कि बेस ए और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एन, यहाँ पर लॉग एन और बराबर एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एक्स को आधार ए पर एन का लघुगणक। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्याएं दी हुई हैं या कोई पद दिए हुए हैं, तो देखिए इनको लघुगणक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस ए दिया हुआ है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ बेस में यहाँ पर दी हुई, देखिए ये पावर है और ये बेस है, तो यहाँ पर जो चीज़ बेस में दी हुई है यहाँ पर जो है बेस में वही रखना है और बाकी जो बराबर के उस पार संख्या है उसको इस पार ले आएंगे और जो इधर ये संख्या है इसको उस पार कर देंगे, यानी कि बराबर के दूसरी साइड में कर देंगे। इसी तरीके से लघुगणक के रूप में लिखा जाता है। अब देखते हैं कि जो है लघुगणक ज्ञात करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, लघुगणक ज्ञात करने में जो है हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूर्णांश और दशमलवांश। तो देखिए, पूर्णांश किसे कहते हैं और दशमलवांश किसे कहते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इन दो बिंदुओं को आप लोगों को जरूर जो है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लघुगणक में पूर्णांश किसे कहते हैं और दशमलवांश किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पूर्णांश होता है वो जो है पूर्णांक भाग होता है और जो दशमलवांश होता है या कह लीजिए अपूर्णांश होता है वो लघुगणक का भिन्न भाग होता है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है, जैसे 2.3570, इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर जो ये भाग है ये क्या है? ये पूर्णांश है और जो ये भाग है इसको क्या बोलेंगे? इसको अपूर्णांश या दशमलवांश बोलते हैं। यानी कि दशमलव के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं? अपूर्णांश या दशमलवांश बोलते हैं और जो दशमलव के पहले वाला भाग होता है इसको पूर्णांश बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांश और दशमलवांश का जो है लघुगणक ज्ञात करने में जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप कोई भी क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे आसानी से। तो इसलिए यहाँ पर जो है पूर्णांश और अपूर्णांश आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पूर्णांश किसे कहते हैं। पूर्णांश किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांश को किस प्रकार निरूपित करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए लघुगणक के रूप में कोई संख्याएं दी हुई हैं तो हम जो है उनका पूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा पूर्णांश है और कौन सा दशमलवांश है, पूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे और जो है अपूर्णांश कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए, यदि किसी दी हुई संख्या में दशमलव से पूर्व अंकों की संख्या n हो तो उसके दशमलव बिंदु से पूर्व के कुल अंकों की संख्या में से एक घटा देते हैं। अर्थात मान लीजिए जो दशमलव के पहले जो है अंक हैं वो मान लीजिए n है, तो n में से क्या करते हैं कि एक को घटा देते हैं। सिर्फ इतना सा पॉइंट हमको याद रखना है। यानी कि
पुनः एक बार समझ लीजिए कि यदि किसी दी हुई संख्या में दशमलव से पूर्व अंकों की संख्या n हो, यानी कि दशमलव, जैसे यहाँ पर बताए हैं दशमलव से पहले कोई संख्या लिखी हुई है, तो क्या करेंगे कि दशमलव से पूर्व अंकों की संख्या को हम n मान लेंगे, तो उसके दशमलव बिंदु से पूर्व के कुल अंकों की संख्या में से एक घटा देते हैं। यानी कि जैसे n माने हैं तो n में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो पूर्णांश होगा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 0.0548.6 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दशमलव से पहले जितनी संख्याएं हैं उनको हम n मान लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगा देंगे n-1। अब n देखिए इसमें दशमलव से पहले कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 4 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। तो जब एक घटाएंगे 4 में से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णांश हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्णांश को ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 346.05। अब इसमें मान लीजिए जो है हमको पूर्णांश ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n-1 पुनः लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले कितनी संख्याएं हैं, 3 है। तो यहाँ पर 3 में से एक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से और मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1.4567 ये संख्या मान लीजिए ले लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी n-1 फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है n की जगह पर कितना है, एक है। यहाँ पर देखिए जो है सिर्फ एक संख्या है, तो यहाँ पर एक में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए पूर्णांश कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर पूर्णांश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए चौथा पॉइंट देख लीजिए, जैसे 0.3125 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः वही फार्मूला लगाएंगे n-1। तो यहाँ पर देखिए n-1 करेंगे तो देखिए n की जगह पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है दशमलव से पहले संख्याएं यहाँ पर 0 हैं, यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0-1 कर देंगे। तो देखिए 0 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए माइनस के 1 को जो है 1 बार इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी कि 1 के ऊपर इस तरीके से माइनस लगा। तो इस प्रकार से जो है मान लीजिए दशमलव में संख्या है, यानी कि दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 0 संख्या, जैसे यहाँ पर जो है कोई संख्या होंगी तो यहाँ पर देखिए जो पूर्णांश है वो हमेशा जो है प्लस में आएगा। और जब संख्या 1 से छोटी होगी, यानी कि दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होगी, दशमलव के बाद ही संख्याएं होंगी, यानी कि वो 1 से छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमेशा जो है जो पूर्णांश है वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसी प्रकार से हम उसको भी हल करेंगे, लेकिन उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है n+1, यानी कि n+1 फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए n को जो है, जो n होता है उसको क्या मानते हैं या किसको n मानते हैं कह लीजिए। तो देखिए इसमें हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि पॉइंट के बाद देखते हैं कि 0 कितने आ रहे हैं। पॉइंट के बाद जितने 0 आ रहे होते हैं उनको हम n मान लेते हैं और उसमें एक प्लस कर देते हैं, वही पूर्णांश हो जाता है। और हमेशा ये पूर्णांश जो आता है वो ऋणात्मक होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए पहला है 0.1256। तो यहाँ पर देखिए हम जो है n+1 करेंगे। देखिए n+1 फार्मूला बताए हैं, तो यहाँ पर n+1 करेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद देखेंगे कि 0 कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0 यहाँ पर एक भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है
माइनस का आ भले ही नहीं रहा, लेकिन ये फार्मूला ही उसी हिसाब से बना है कि जो है इसमें जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम ऋणात्मक में डिनोट करेंगे। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी ऋणात्मक में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, और देखिए इसका जो पूर्णांश है वो पूर्णांश इसको देखिए इस प्रकार से लिखेंगे -1, यानी कि जब ये ऋणात्मक होगा तो पूर्णांश क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या तो इसको एक बार भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल है 0.0123, इस तरीके से मान लीजिए लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n+1 पुनः फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए n यहाँ पर कितना है, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और प्लस का 1 करेंगे। अब 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे ऋणात्मक। तो देखिए ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, या 2 बार भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 0.0056, इस तरीके से लिखे, और यहाँ पर भी n+1 फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए n यानी कि जीरो की संख्या पॉइंट के बाद कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे और प्लस का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी ऋणात्मक रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा पूर्णांश कितना, -3, या इसको जो है 3 बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लस के पूर्णांश और माइनस के पूर्णांश आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि लघुगणक के किस भाग को दशमलवांश या अपूर्णांश कहते हैं। तो देखिए अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो दशमलव के बाद वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दशमलवांश या अपूर्णांश कहते हैं, और दशमलव के पहले वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णांश कहते हैं। लेकिन दशमलवांश या अपूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसके लिए हमें जो है लघुगणक की जो सारणी आती है वो देखना पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बुक है उसमें सारणी नहीं बनी हुई है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारणी तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप लोगों को देखिए जो है जो भी मान इसमें ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मान आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि उसी से लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें log2, log3, log4 और log5 का मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाते हैं उनमें सभी का मान लगभग में दे दिया जाता है, यानी कि या तो इन्हीं में आपको तोड़ करके करना पड़ेगा और इनके मान आपको याद करने पड़ेंगे। और कभी कभी ये होता है कि मान जो है क्वेश्चन में दे भी दिए जाते हैं, तो उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और ये मान आप लोगों को यानी कि log2, log3, log4 और log5 के मान तो आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मान नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में आपका वो क्वेश्चन फंस सकता है। तो इसलिए ये मान आप लोग जरूर याद कर लेना। और फिर जो है आगे बात करते हैं कि जो है लघुगणक के नियम कौन से हैं। तो अब इनके नियम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लघुगणक के नियम में सबसे पहला नियम देखते हैं कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगणकों के योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, log बेस a दिया हुआ है और m गुणे n दिया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आधार इनका समान रहेगा। मान लीजिए log a यहाँ पर हो जाएगा m प्लस log क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर आधार a रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, यानी कि अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा। यानी कि जैसे घातांक वाले क्वेश्चन थे
यानी कि घातांक में जैसे होता था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो उसी प्रकार से जो है उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने घातांक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, यानी कि उसी से संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन लगभग दिए हुए हैं। फिर देखते हैं नियम 2 हो जाएगा, दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लघुगणक उसी आधार पर अंश के लघुगणक और हर के लघुगणक के अंतर के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है log आधार a, और मान लीजिए इस तरीके से m/n दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा log m माइनस log n, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर बेस में हो जाएगा a। तो इस प्रकार से इसको जो है किया जा सकता है। अब यहाँ पर नियम 3 देख लेते हैं। तो देखिए नियम 3 है, दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का लघुगणक उस घात तथा समान आधार पर उक्त संख्या के लघुगणक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इस तरीके से मान लीजिए है log m की पावर n, और यहाँ पर मान लीजिए बेस a है। तो यहाँ पर देखिए बेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो नियम यही रहेंगे, यानी कि इसी तरीके से इसको हल करना है। यहाँ पर बेस में चाहे जो संख्या दी हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नियम लग रहा है ये नियम इसी तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए log m की पावर n है, तो यहाँ पर क्या होगा, n जो है वो आगे आ जाता है इस तरीके से, n log m हो जाएगा, और यहाँ पर बेस में a रहेगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए नियम 4 है कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है, यानी कि log मान लीजिए यहाँ पर आधार a है और इस तरीके से एक है, तो इसका जो लघुगणक है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और देखिए इसी से संबंधित पांचवा जो है नियम है, पांचवा नियम है कि किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से log 1, और यहाँ पर देखिए जो है बेस में भी एक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर बेस कुछ अलग है और यहाँ पर जो है log में संख्या दूसरी है तो उसका मान 0 होगा। और यानी कि यहाँ पर जैसे जो है बेस चेंज है और यहाँ पर log 1 का मान 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर log में देखिए बेस में भी एक है और यहाँ पर log वाली संख्या भी एक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इससे संबंधित क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिए जो है log 81 का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए log 81 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि log इसको 81 को हम लिख लेंगे। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए जो ये है ये देखिए किस रूप में हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए ये नियम बन गया, तो इस तरीके से देखिए ये बन गया है। तो यहाँ पर हम इसी नियम के आधार पर इसको हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 log 3, इस तरीके से हो जाएगा 4 log 3। अब यहाँ पर देखिए हमको log 3 का मान पता होना चाहिए, तो हम साइड में इधर log 2, log 3, log 4 और log 5 के मान पहले लिख लेते हैं, और ये मान आप सभी लोग याद कर लेना, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए log 2, log 3, log 4 और log 5 के मान लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये मान आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ये मान आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इन्हीं मानों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये मान
आप लोग याद कर लोगे तो बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए log 3 का मान कितना है वो यहाँ पर रख देते हैं और उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए log 3 का मान है 0.47712। तो इसका क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, फिर 4 सते 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 और जो है 30 हुआ था यहाँ पर, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 अंकों के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 1.90848 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है, log 15 का मान ज्ञात कीजिए। log 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इसको तोड़ लेंगे। log देखिए तीनों पची 15 होता है, तो यहाँ पर log 3 गुणे 5 कर लेंगे। तो देखिए 3 गुणे 5 यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये log m इंटू n की तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि log m प्लस log n, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 5, इस तरीके से हो जाएगा। तो log 3 का ऊपर से हम मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए log 3 का मान कितना दिया हुआ है, 0.47712 और log 5 का मान कितना दिया हुआ है उसको भी प्लस के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.69897। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए 9 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 है, 8 7 15 हो जाएगा और 15 1 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 9 7 कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा और यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। तो 17 का 7 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 4 है, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब गिन लेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5, 5 अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 1.17609 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि गुणे के रूप में तोड़ करके और फिर जो है log 3 और log 5 का मान रख करके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए log 2 बराबर 0.3013 और log 3 बराबर 0.47712। तो देखिए 648 की पावर 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए log 2 और log 3 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी की सहायता से हमको क्या करना है कि 648 की पावर 5 में अंकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम log ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए log 648 की पावर कितना है, 648 की पावर 5 है। तो ये हो जाएगा 5 log, यानी कि ये पावर जो है वो आगे आ जाती है। तो 5 log कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। अब 648 के हम इधर गुणनखंड कर लेंगे। 648, तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16 हो जाएगा और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर
इसको काटेंगे 3 से। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि हम 5 log, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 की पावर, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर जो है 3 लिख सकते हैं। और गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो इस प्रकार से इसको हम जो है लिख सकते हैं। अब देखिए गुणे के रूप में हो गया है, तो अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, यानी कि जो ये 5 है, ये 5 जो है इसमें पूरे में गुणा कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से 5 को बाहर कर लेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। और जो है यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यानी कि log m इंटू एन है, तो क्या हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है 5 को बाहर ही रखेंगे और देखिए log 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो पावर क्या होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो है इसको आगे ले आएंगे तो हो जाएगा 3 log 2 और फिर प्लस ये पावर भी आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 4 log 3। तो इस रूप में इसको लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद 3 इंटू यहाँ पर log 2 का मान रख लेंगे। तो log 2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 0.3013 दिया हुआ है। और प्लस 4 इंटू log 3 का मान कितना दिया हुआ है, उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 0.47712, ये मान दिया हुआ है। और उसके बाद फिर अब इनका गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 शून्य शून्य हो जाएगा और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और फिर जो है प्लस में क्या है, देखिए प्लस में 4 इंटू इतना है, तो 4 का भी इसमें हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 का 8 हो जाएगा। फिर 4 सत्ते 28 और 28 दो 30 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। और उसके बाद 4 चौक 16 और 16 और 3 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 9 के बीच में दशमलव लग जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे इनको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 अंक हैं, यहाँ पर एक 0 आगे बढ़ा लेंगे तो 5 5 अंक, यानी कि दशमलव के बाद जो है अंक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे। और इधर देखिए 0 है तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 9 है तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 8 और 3 है यहाँ पर, तो 8 और 3 यहाँ पर देखिए जो है 8 यहाँ पर पहले हो गया। उसके बाद 4 और 9 जोड़े तो 9 4 13 हो गया, 13 का 3। फिर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 एक 12 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर चौथे स्थान पर देखिए 0 है और यहाँ पर चौथे स्थान पर 0 है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ था, यहाँ पर हुआ था 12, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर पाँचवें स्थान पर देखिए 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 का 9 9 दूना 18, 18 का 8 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 1 है और इधर 0 है, तो यहाँ पर एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब जो है इनका हम गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में जो है log 2 का मान जो होता है वो 0.30103 होता है। यहाँ पर 0 जो है एक छूट गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मान में जो है, यहाँ पर जो मान में है वो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये 9 है, ये 0 इसको बना लीजिए और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब इसका योग करेंगे तो यहाँ पर 2.81
और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 7। इस तरीके से इसको संशोधित कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो मान है इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर log 2 का मान हो जाएगा 0.30103, जो कि ऊपर अभी हम लिखा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जब ये मान रखोगे तो इसका गुणा करके ये आएगा, फिर जोड़ोगे तो इतना आएगा। अब जो है 5 का इसमें गुणा कर लेंगे तो देखिए 5 सते 35 हो जाएगा, 35 का 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर 25 और 25 3 कितना हो जाएगा, 25 3 28, 28 का 8 हो जाएगा, और फिर 5 एकम 5 और 5 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5 एकम 5 और जो है यहाँ पर हासिल कुछ बचा नहीं था तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 55 है 40, 40 का 0 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 4 14 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर देखिए 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 और 0 के बीच में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 14.0578 5 आंसर हमारा आ जाएगा, 14.057885, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पूछा गया था क्वेश्चन में कि अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो है इसको आंसर नहीं लिखा जा सकता, हमने यहाँ पर इसी को आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको आंसर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा जाता कि मान कितना आएगा या लॉग में इसका मान कितना आएगा तब तो ये लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आया है अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको पूर्णांश पता है, यहाँ पर पूर्णांश देखिए कितना आया है, तो पूर्णांश यहाँ पर 14 आया है। तो देखिए हम पूर्णांश कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। तो हम अगर अंकों को जो है ज्ञात करना है कि अंक कितने होंगे, तो यहाँ पर हम नीचे इस तरीके से लिख देंगे कि अंकों की संख्या बराबर, यानी कि जो हम एक घटाते हैं वही एक क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 है पूर्णांश में, तो यहाँ पर 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसमें हम अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से सबसे पहले उसका हम लॉग में मान निकाल लेंगे, और जो मान आएगा उसमें यहाँ पर देखेंगे जो पूर्णांश होगा, पूर्णांश में एक जोड़ देंगे तो अंकों की संख्या निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 की पावर x प्लस 4 बराबर log 256, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 की पावर में x प्लस 4 लिखा हुआ, यहाँ पर log में 256 लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 256 को 2 की पावर में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 256 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए 256 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर x प्लस 4, और यहाँ पर देखिए बेस में a है तो उसको भी लिख लेंगे, और उसके बाद फिर बराबर में देखिए log 256 है, और इस तरीके से बेस में a है। अब यहाँ पर जो है इसको हमको लिखना है पावर में, तो यहाँ पर हो जाएगा log a और 2 की पावर x प्लस 4, और यहाँ पर इसको लिख लेंगे log a, यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है बेस समान है, और यहाँ पर देखिए इसका भी बेस यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे
जो है घातों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए घात में, देखिए 2 की घात में यहाँ पर कितना है, x+4 है, यहाँ 2 की पावर में कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हम घातों की जब तुलना करेंगे तो x जो है x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर देखिए इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस कर रहा उधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो यहाँ पर 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस प्रकार से 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10, यहाँ पर देखिए log 1 है और बेस में 10 है का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए log 1 और बेस में 10 हो तो इसका मान जो है क्या होता है, 1 होता है। और जो है log इस तरीके से 1 हो और यहाँ पर जो है यानी कि बेस में भी 1 हो और लॉग में इस तरीके से भी 1 हो तो इसका मान भी जो है 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग, देखिए 1296 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बेस में दिया हुआ है 6। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लॉग 1296 और बेस में दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1296 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 और फिर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर जो है देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए इसको जो है कितने से काटेंगे, 3 से फिर काटेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 नवा 27 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बेस में 6 है तो हम यहाँ पर जो है कुछ ऐसा करेंगे कि बेस में 6 आ जाए जिससे हमको हल करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इस 2 को इसके साथ में ले लेंगे, इसको अगर इसके साथ में ले लेंगे और इसको इसके साथ में ले लेंगे और इसको जो है इसके साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 6 6 के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 बार समझ लीजिए 6 का गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 बार 2 है और 4 बार क्या है, 3 भी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि लॉग जो है यहाँ पर बेस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 की पावर कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 एक बार बनेगा यानी 6 और यहाँ पर फिर 2 बार हो जाएगा, यहाँ 3 बार हो जाएगा और यहाँ पर फिर 4 बार हो जाएगा। यानी कि 6 की पावर 4 इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब जो है ये 4 जो है वो आगे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाग, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर जो है बेस में भी 6 हो जाएगा। और जब यहाँ पर जो है लाग में वही संख्या हो और वही संख्या बेस में भी हो तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर दो फिर 4 गुणे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम बताए थे जो यहाँ पर बेस में होता है उसको बेस में वही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए log कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस में 5 हो जाएगा और ये पावर में है, ये पावर उधर चला जाएगा और ये 125 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125 बराबर 3। तो इस प्रकार से इसको लघुगणक रूप में लिखा जा सकता है। पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ पर
ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बेस में संख्या होती है उसी को बेस मानते हैं, और फिर जो बराबर के उस वाली संख्या होती है उसको आगे ले आते हैं, और यहाँ पर जो पावर में संख्या होती है उसको बराबर के उस पार लिख देते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। log 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए log m/n के रूप में ये दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे log 3 माइनस log 5, इस तरीके से लिख लेंगे। अब log 3 का मान लिख लेंगे। तो देखिए log 3 का मान कितना है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए log 3 का मान है 0.4772, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर log 5 का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए log 5 का मान हो जाएगा 0.69897। अब देखिए इनको आपस में घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस में हमारा आंसर आएगा, यानी कि इस संख्या को इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर देखिए 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए दशमलव वाली सॉरी यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।